बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। और स्पेशल रिपोर्ट में आज भी मुतअद्दिद खबरें आना चाहती हैं और हर खबर के हवाले से जो तफसीलात है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। मुश्ताक लटरम जो एक वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर सरगर्म मिलिटेंट था और आज सरहद पार जो है वो रह रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी श्रीनगर के अंदर पुलिस की जानिब से, एनआईए की जानिब से सीज की गई है या अटैच की गई है। पहुंचाएंगे ये खबर भी आप तक। महबूबा मुफ्ती का ट्वीट कुननपुशपुरा को लेकर क्या कुछ आया है वो भी आप तक डिटेल्ड और तफसील के साथ पहुंचाएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं राजौरी से, क्योंकि राजौरी के अंदर आज एक दिलदोज सड़क हादसा पेश आया है और इस दिलदोज सड़क हादसे में 2 अफराद की जान चली गई, जबकि मजीद जो है 12 के करीब जो अफराद है वो जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ एक की जो हालत है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। जो इस हवाले से तफसीलात मिली हैं उसके मुताबिक राजौरी जिला के कोटरंका से बुधल की तरफ जा रही मेटाडोर केवल के नजदीक, जो केवल एक मकाम है वहां के नजदीक हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 2 लोगों की मौत वाक़ा हुई है, जबकि 12 दीगर जो है वो जख्मी हो गए हैं। इस दौरान यह भी बताया जा रहा है कि जख्मियों को मकामी सेहत मरकज में इब्तिदाई इलाज के बाद 8 को जीएमसी राजौरी मुंतकिल कर दिया गया है, जहां 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। और इस दौरान जो 2 लोग जाम बहक हो गए हैं उनकी जो शनाख्त वो बद्र हुसैन 26 साल की उम्र जो है उसकी बताई जा रही है, वो जाम बहक हो गए। शकील हुसैन जिसकी उम्र 30 साल बताई जा रही है, यंग ब्लड है, बिल्कुल नौजवान है, और वो भी जाम बहक हो गए हैं। करीब 60 के आसपास लोग इस गाड़ी में सवार थे। मेटाडोर थी लेकिन 60 से 70 के करीब लोग इसमें सवार होना कहीं ये लापरवाही की वजह तो नहीं है, हम ये जानने की जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन मकामी लोगों का इस हादसे के हवाले से क्या कुछ कहना है पहले आप तक वो पहुंचाएंगे और उसके बाद हमारे नुमाइंदे जमशेद से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये रोड खराब है या कुछ और है जो हादसे की वजह बन गई है। पहले लोग क्या कहते हैं आइए देखते हैं। गाड़ी में बुधल जा रहे थे, समोर से हम बैठे गाड़ी में, तो गाड़ी का जो ड्राइवर था उसने ओवरलोडिंग की हुई थी। हमने कहा गाड़ी पे इतनी सवारी मत बैठा, उसने बात करने से गवारा ही नहीं किया। जब हम पहुंचे हैं समिति गली से आगे जो नाला है ना किसका केवल के दरमियान में आता है, तो गाड़ी इतनी स्पीड में थी, सवारियां 90 थी या 85 या 95 इससे कम नहीं थी। इतनी वो स्पीड में था कि जिस वक्त हम बीच बैठे हुए थे गाड़ी ऐसे गिरने लगी। हमने कहा गाड़ी आस्ता चला, तब तक गाड़ी पुठी। तो एक मैंने देखा जिस वक्त वो बारी से नीचे गिरा तब तक मुझे होश थी कि वो बंदा मेरे ख्याल वो मर गया है, क्योंकि पूरी गाड़ी उस पर बजी है, उसका खून भी वहां पड़ा हुआ है। तो जख्मी होने का मुझे को फिर अपनी होश नहीं, मुझे भी लग गई थी। एक लेडीज मेरी टांगों में फंस गई, आगे पाँव में वो निकाली, फिर हमने शीशे तोड़ के उधर से निकले बहुत बड़ी मुश्किल से। लेकिन इतना जो ट्रैफिक वालों का काम है, इन्होंने इतने अंधेरगर्दी मचा रखी है, जब तक इंतजामिया इनका एक्शन नहीं लेती, पुलिस नहीं लेती, आरटीओ नहीं लेता, तब तक लोगों का बड़ा मुश्किल है। और महकमा पुलिस, आरटीओ और जितनी भी डिपार्टमेंट इसके दायरे में आती है, इनका एक्शन लें। चले नाज़रीन, आपने सुना ये एनी शाहिदीन है, एनी शाहिद है, जिसने कहा कि हमने ड्राइवर साहब से कई बार कहा है कि आप गाड़ी आराम से चलाओ। यानी कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाई दे रही है, जैसा कि इस मुसाफिर का जो उस गाड़ी के अंदर सवार था, जिसका कहना है कि 90 थे, 85 थे, 80 थे लोगों की तादाद इस गाड़ी के अंदर थे। हालांकि इस गाड़ी के अंदर कुछ ही लोगों को एकोमोडेट करने की गुंजाइश है, लेकिन जैसा कि ये मुसाफिर कहता है, जैसा कि ये सफर करने वाला जो इस गाड़ी के अंदर था, वो कहते हैं कि 100 के आसपास लोगों की तादाद थी। ये पहली जो है हम कह सकते हैं कि लापरवाही नंबर 1। लापरवाही क्या, तेज भी गाड़ी चलाता था, वो कहता है कि गाड़ी लड़खड़ा रही थी बीच बीच में। हमारे नुमाइंदे जमशेद मलिक इस वक्त हमारे साथ है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि सड़क कैसी है। जमशेद, आपका इस्तकबाल है। जानना चाहेंगे कि मुसाफिर कहते हैं जो इस गाड़ी के अंदर थे कि लापरवाही ही थी। क्या रोड की हालत ठीक है? क्या रोड ठीक था या कि वो भी एक सबब बन गई होगी हादसे की, या कुछ और था जिसकी वजह से ये हादसा, जिसकी वजह बताई जा रही है?
फिलहाल बिल्कुल ये हादसा अगर कहें तो बिल्कुल लापरवाही की वजह से हुआ। सड़क की जहां तक बात करें, सड़क बहुत अच्छी है, डबल लाइन सड़क है, साफ सड़क है, कहीं भी गड्ढे भी सड़क पर नजर नहीं आएंगे, इतनी साफ सड़क है। मगर इस सड़क पर दो कारण रहते हैं हादसों के। सबसे पहला और लोडिंग, तेज रफ्तारी, ये दोनों हादसे के कारण हमेशा इन सड़कों पर देखने को मिलते हैं। और उसकी बड़ी वजह एक ये भी हम कह सकते हैं कि अब जो दूर दराज के इलाके हैं, हमारे राजौरी के पहाड़ी इलाकों की बात करें, यहाँ गाड़ियों की भी एक किल्लत बड़ा मसला बन चुकी है, जिसके कारण गाड़ियों के अंदर ओवरलोडिंग बहुत ज्यादा होती है। जिस तरह सरपंच जो इस गाड़ी के सवार था उसकी तरफ से भी क्या कहा गया कि गिनती नहीं थी, 100 थे, 70 थे, कितने लोग इस गाड़ी पे सवार थे, छत पे, खिड़कियों पे लटके हुए लोग भी इसमें थे गाड़ी के अंदर। मगर लगातार इन हादसों की जो जिम्मेदारी होती है वो लगातार ड्राइवर की गलती की वजह से ही होती है। और बड़ी बात यह है, जमशीद रोकना चाहूंगा कता कलामी की बात, क्योंकि आपने एक और नुक्ता यहां पर उभारा है कि इस रूट पर गाड़ियां कम चलती हैं, जिसकी वजह से एक ही गाड़ी में सभी मुसाफिर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यानी ट्रांसपोर्टेशन की कमी है, गाड़ियों की तादाद बहुत कम है, इसी वजह से ज्यादा मुसाफिर उसमें जाते हैं और फिर यह हादसे का शिकार हो जाते हैं। और इसमें तो सरकार को, कंसर्न अथॉरिटीज को कम से कम नोटिस लेना चाहिए कि अगर वो हादसों से बचना चाहते हैं, जो लोग लुक़्मा अजल बन जाते हैं, हादसों के दौरान शिकार हो जाते हैं, तो कम से कम जो कंसर्न अथॉरिटीज है उनका तो एक रोल बनता है, तो उनकी क्यों खामोशी है इस पर? बिल्कुल अल्लाह, कुछ चीजें मैं आपको क्लियर करता हूं। राजौरी के अंदर पहले ऐसा होता था कि सिटी सर्विस के नाम पर गाड़ी चलाई जाती थी जो कुछ किलोमीटर सफर करती थी, जिस कारण गाड़ियों की किल्लत नहीं होती। आहिस्ता आहिस्ता सिटी सर्विस नाम की गाड़ियां सड़कों से गायब हो गई। उसके बाद आप बची मेटाडोर। मेटाडोर में कारण सबसे बड़ा ये रहता है रश का, क्योंकि उसके बाद छोटी गाड़ियां जैसे टेम्पो ट्रैवलो या सोमो, ये गाड़ियां जरूर चलती है, मगर इनका किराया ज्यादा होने के कारण लोग मेटाडोर में ज्यादा सफर पसंद करते हैं और उसका फायदा मेटाडोर के ड्राइवर उठाते हैं, वो ओवरलोड करते हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि जब तक छत पर भी सवारियां नहीं होती तब तक मेट्रो स्टार्ट भी नहीं की जाती है। कंसर्न की बात करें तो सरकार की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से बातें जरूर कही जाती हैं कि जो लोग गाड़ियां डालना चाहते हैं वो हमारे से रुजू करें, हम उनको गाड़ियां देंगे। मगर लोग भी इसमें इंटरेस्टेड नजर नहीं आते, क्योंकि छोटी गाड़ियों का दौर शुरू हो चुका है। टेम्पो की बात करें, सोमो की बात करें, ये गाड़ियां ज्यादा सड़कों पर नजर आने लगी, मगर इनके किराए बहुत ज्यादा है, जिस कारण लोग टेम्पो मेटाडोर में सफर करना पसंद करते हैं और इस कारण इन गाड़ियों में काफी तादाद में लोग भी बैठते हैं, जिस कारण ये हादसे होते हैं। मगर जो गाड़ियां बैठती हैं उनमें एक और लापरवाही हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रैफिक अमले की बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है, क्योंकि ट्रैफिक अमले की तरफ से अगर कार्रवाई की जाए तो इस तरह की ओवरलोडिंग होती नहीं है। ये ओवरलोडिंग कोई पहली बार नहीं हुई, इस तरह की मामूल देखने को मिलता है। दोनों तरफ जो है गलतियां हैं, लापरवाहियां हैं, ट्रैफिक हुकाम है, कंसर्न अथॉरिटीज है या आम पब्लिक है, या हम कहेंगे जो ट्रांसपोर्टर्स है, उनकी जानकारी देनी चाहिए। अपने अपने हिस्से की गलती है, लापरवाही है, यही नतीजा है ऐसे हादसात का, जिसमें फिर जो कीमती जाने हैं वो तलफ हो जाती हैं। जमशीद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। इस स्पेशल रिपोर्ट के अंदर जो ये हादसा पेश हुआ और उसमें वजूहात क्या थे वो गुलिस्तान न्यूज़ ने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। मकसद यही है कि आइंदा ऐसे हादसात ना हो जाए और जो आज वजूहात बने, इन वजूहात को दोहराया ना जाए और जो कंसर्न अथॉरिटीज है वो भी जरा होश के नाखून ले और जो ट्रांसपोर्टर्स है वो भी लालच में ना आ जाए, बल्कि किराया से ज्यादा कीमती जानों को ही कीमत समझे। नाज़रीन, कुरनपोशपुरा की एक हिस्ट्री है और आज एक बार फिर से ये हिस्ट्री दोहराई गई इस वजह से कि यहाँ पर अब्दुल रशीद डार नामी जो शख्स था, जिसकी लाश 78 दिन के बाद बरामद की गई है, उसी लाश को लेकर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज ट्वीट भी किया है। और इस ट्वीट में पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने जो लिखा है वो उन्होंने कहा कि कुरनपोशपुरा से अब्दुल रशीद की मैयत की मस्खशुदा तस्वीरें देखकर अस्पताल इंतहाई परेशान हूं। यानी मैंने जब अब्दुल रशीद डार की मैयत की मस्खशुदा तस्वीरें देखी तो मैं बहुत परेशान हो गई, ये महबूबा मुफ्ती कहती है। मैं उनकी फैमिली से मिलना चाहती थी कुरनपोशपुरा जाकर, लेकिन सरकार ने सिक्योरिटी का बहाना बनाकर वहां जाने की इजाजत नहीं दी है। यानी महबूबा मुफ्ती कुरनपोशपुरा जाना चाहती थी लेकिन उन्हें अलाउ नहीं किया गया है, ये उन्होंने ट्वीट में कहा है। उन्होंने ये भी कहा लास्ट वाली कुछ लाइनों में कि किसी को अंदाजा है कि आर्मी ने महीनों कबल जिससे पूछगछ के बहाने लिया, उसके बाद क्या कुछ हुआ। आपको बताते चले कि 78 दिन पहले
कुननपोशपुरा से एक नौजवान जो है उसे फौज के मुताबिक उस वक्त हिरासत में लिया गया था, या लवाहिकीन भी कहते हैं कि उसे हिरासत में लिया गया था, उनके घर से उठाया गया है। और बाद में फौज का भी ये बयान आया कि उसे निशानदेही के लिए, किसी भी चीज़ की निशानदेही के लिए जंगल ले जाया गया, और उस जंगल का नाम जरहमा जंगलात है। और वहां जब उसे निशानदेही के लिए ले जाया गया तो वहां से वो फौज के हाथ से भाग गया, यानी वो फौज के हिसार में था, लेकिन फौज का कहना है कि वो उस वक्त भाग गया और उसके बाद उसका कोई भी अता पता नहीं चला है। बहरहाल आज 78 दिन के बाद कल उसकी लाश को बरामद किया गया और उन्हें सुपर्दे लहद भी किया गया। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में जो है पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने ये ट्वीट भी की है और कहा है कि उनकी अब्दुल रशीद की मस्कशुदा लाश को देखकर मैं इंतहाई परेशान हूं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किसी ने यह अंदाजा किया कि आर्मी महीनों कबल जिसे पूछगछ के बहाने ले ली, उसके साथ क्या हो जाएगा। यह पीडीपी सदर का ट्वीट था। चलिए अगली खबर में बात करते हैं मुश्ताक लटरम के घर की। मुश्ताक लटरम के उस मकान की जो 2 मरला जमीन पर श्रीनगर के नौहट्टा इलाके में बनाया गया था। आपको बताते चले कि कौमी तहकीकाती एजेंसी, जिसे एनआईए कहते हैं, एनआईए ने आज श्रीनगर के नौहट्टा इलाके में अल उमर मिलिटेंट तंजीम के चीफ मुश्ताक जरगर उर्फ लटरम के रिहायशी घर को जब्त कर लिया है। एनआईए की कार्रवाई आज उस वक्त हुई जब वजारत दाखिला ने पाकिस्तान में मुकीम मुश्ताक जरगर उर्फ लटरम को यूएपीए के तहत नामजद मिलिटेंट करार दिया है। मकामी पुलिस और सीआरपीएफ की मदद से एनआईए की एक टीम ने आज सुबह श्रीनगर के नौहट्टा इलाके में वाक़ा मुश्ताक लटरम की जो जायदाद है उसको जब्त किया है। एनआईए के तर्जुमान के मुताबिक मुश्ताक जरगर का गनाई मोहल्ला जामिया मस्जिद नौहट्टा श्रीनगर में 2 मरला जमीन जो खसरा नंबर 182 पर है, उसे यूएपीए की दफात के तहत अटैच किया गया है। मुश्ताक लटरम को 15 मई 1992 को गिरफ्तार किया गया था। आपको ये थोड़ा सा हिस्ट्री में ले चलते हैं आपको कि मुश्ताक लटरम के साथ क्या तारीख जुड़ी हुई है वो हम बता रहे हैं। 15 मई 1992 को उसे गिरफ्तार किया गया था और बाद में 1999 में जैश मोहम्मद के सरबराह मसूद अजहर और शेख उमर के साथ उन्हें रिहा किया गया था। उनका तबादला 1999 में हाईजैक होने वाले इंडियन एयरलाइंस के तैयारे IC-816 माफ कीजिएगा IC-814 के मुसाफिरों के लिए किया गया था। यानी जब उस जहाज को जो नेपाल के काठमांडू के त्रिभुवन में बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे जाते हुए उसे हाईजैक करके कंधार ले जाया गया। यानी उस जहाज को जो नेपाल से आ रहा था और दिल्ली के जो इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा, वहां पर आना था, लेकिन उसी दौरान उसको हाईजैक किया गया और उसे कंधार ले जाया गया। और उसमें जो मुसाफिर थे उन मुसाफिरों के रिहा करने के एवज फिर मुश्ताक लटरम को भी रिहा किया गया था और मसूद अजहर को भी रिहा किया गया था। तो आज मुश्ताक लटरम को यूएपीए की जानिब से जब उन्हें डेजिग्नेटेड टेररिस्ट कहा गया तो उसके बाद उनकी जो मिल्कियत यहां पर थी, बताया जा रहा है कि वो उन्हीं की मिल्कियत है, उसे पुलिस ने एनआईए ने अटैच किया है। मैं इधर पड़ोसी हूँ रहता हूँ। मैंने देखा कि इनको ये सील हुआ है, मगर ये मुश्ताक अहमद जरगर की प्रॉपर्टी है ही नहीं। किसकी प्रॉपर्टी है? ये उनके बाप की प्रॉपर्टी है। इधर और भी उनकी बेटियां रहती है, बेटे रहते हैं। तो ये सरासर जुल्म है ना ये सील करना। मुश्ताक अहमद जरगर का गुस्सा किसी और पे उतारना, ये तो कम से कम 60 साल से इधर रहते हैं, हम इधर पड़ोसी है। ये कहाँ का इंसाफ है? आप ही बताइए, ये कहाँ का इंसाफ है? मुझे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का एक स्टेटमेंट याद है। उन्होंने कहा कि अगर लोगों को लगता है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है किसी भी मामले को लेकर, तो उनके लिए अदलिया के दरवाजे खुले हैं। और वही बात नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी
अली मोहम्मद सागर ने भी कही है। अली मोहम्मद सागर का जो ये स्टेटमेंट है ये बिल्कुल मुश्ताक लटरम की इस प्रॉपर्टी को लेकर है, जिसमें मकामी जो लोग हैं या ख़ासतौर पर जो इस मकान के नज़दीक रहने वाले लोग हैं, जिन्होंने अभी जिनका साउंड बाइट हमने आपकी खिदमत में पेश की, जो कहते हैं कि ये मुश्ताक लटरम की प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि उसके वालिद की है। अगर मुश्ताक लटरम गलत है तो वालिद को क्यों इसकी सज़ा दी जाए, ये लोग कहते हैं। लेकिन अली मोहम्मद सागर कहते हैं कि अगर लटरम ने खता किया है तो बाकियों को क्यों सज़ा दी जा रही है। ये अब कोर्ट का मामला बन जाएगा और इंसाफ मांगने वालों को अदलिया से इंसाफ मांगना चाहिए, ये अली मोहम्मद सागर का कहना है। ले रहे हैं आप, जिस मिल्टन का नाम ले रहे हैं और उसने खता किया तो बाकी ने खता क्या किया, जैसे मैटर ऑफ कोर्ट, ये कोर्ट में करें। इसमें इंसाफ होना चाहिए, हर किसी के साथ जाति नहीं होनी चाहिए। बाकी जो जहाँ तक इंसाफ का ताल्लुक है, नेशनल में हमेशा इसको सपोर्ट किया है कि लोगों के साथ इंसाफ किया जाए, हर किसी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाए। फिर बाकी अल्लाह के हाथ में, कोई सजा मारे, किसने गलती की है उसको उसका भुगतना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जिसने भी गलती की है, जिसने भी किसी इंसानी जान का ज़ाया किया है। नाज़रीन, सिक्किम शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का जो स्टेटस था उसे तब्दील करके उसकी ऑटोनॉमी को हाल ही में स्नैच किया गया है और अब बाज़ाब्ता इस इदारे को अब मेडिकल यानी तिब्बी तालीम के साथ मुंसलिक किया गया। लेकिन अली मोहम्मद सागर ने इस पर भी अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि अवामी सरकार आएगी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के फैसले तब्दील किए जाएंगे। यहाँ जो भी अवामी सरकार आएगी तो वो सिक्किम जैसे फैसले वापस करेंगे, यानी अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लोगों को मुश्किलें होंगी। उन्होंने कहा कि यह इदारा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने इसलिए बनाया था ताकि यहाँ के मरीजों को बाहर की रियासतों को या दिल्ली जाने की ज़रूरत ना पड़े, और जब तक ये इदारा इंडिपेंडेंट था तब तक ये इदारा रिसर्च के नाम पर और इलाज और मुआवजे के नाम पर जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बेहतरीन काम और कारकर्दगी दिखाने में कामयाब हुआ है। ये अली मोहम्मद सागर का कहना है। ये तो जब इलेक्शन यहाँ होगा तो ये चीज़ें सब वापस हो जाएंगी, कुदरती तो जो भी गवर्नमेंट आ जाएगी, क्योंकि एक अवामी गवर्नमेंट ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि लोगों को मुश्किलें हों, परेशानियाँ हों, उनको तकलीफें हों। उसको दूर करने के लिए जो भी स्टेप लेने पड़ेंगे उस गवर्नमेंट को जो आ जाएगी लोगों के ताउन से, तो वो देखिए उस बारे में। लेकिन अखलाकन तो ये बात सही नहीं है, अच्छी बात नहीं है। शेर कश्मीर का एक उसकी टाउन पर्सनैलिटी रही है, उन्होंने एक पैसा जमा करके इस इंस्टीट्यूट को बनाया है, घर घर गए हैं और इसको एक पाक इदारा बनाने के लिए, ताकि मेरे लोगों को यहाँ मुश्किलें दूर हो, जिनको दिल्ली जाना पड़ता है, चंडीगढ़ जाना पड़ता है। लेकिन आज इस इंस्टीट्यूशन को तबाह करने के लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं वो काबिल। नाज़रीन, कुछ ही दिनों के अंदर जेके सीमेंट्स की अब नीलामी होगी। ये जेके सीमेंट्स एक ऐसा इदारा था जो जम्मू कश्मीर सरकार के साथ मुंसलिक था, एक कॉरपोरेशन थी, लेकिन अब इस इदारे को इतना टूट आया है, इतना नुकसान ज़्यादा हो गया है कि अब इसे आउटसोर्स करने पर सरकार कहती है कि हम मजबूर हो गए। इसको रिवाइव क्यों नहीं कर पाई है, इससे सरकारी स्तर पर एक कमजोरी जरूर तस्वर किया जा सकता है, क्योंकि सरकार का काम है कि वो उन इदारों को फाल बनाए जो नुकसान ज़्यादा है या जो नफा बख्श नहीं है। उन्हें क्यों वो रिवाइव करवाने में नाकाम रही है, ये सरकार की अपनी कमजोरी और नाअहली हो सकती है। लेकिन अब इसकी नीलामी मुतवक्का है, कुछ ही दिनों के अंदर इसकी नीलामी होगी। लेकिन साबिका मैनेजिंग डायरेक्टर जेके सीमेंट्स इश्तियाक द्राबू ने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात की। उन्होंने कहा कि यह फायदा बख्श यूनिट था, लेकिन कुछ मुलाजमों की वजह से जवाल पजीर हो गया है। मुझसे पहले यह नुकसान में चल रहा था, मैंने रिवाइवल की बहुत कोशिशें की। उन्होंने कहा कि हालांकि मैंने उस वक्त के लेफ्टिनेंट गवर्नर मरमू को कायल करने की भी कोशिश की थी, ताहम यूनियन वालों ने अपोजिशन करते हुए कहा कि यह नुकसान के दहाने पर पहुंच गया है और इसका रिवाइवल बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा कि अगर इस फैक्ट्री में पैसा आ जाता तो ये बहाल हो सकती थी, क्योंकि वह कैपिटल मुतासिर हुई और बिजली कनेक्शन, क्योंकि बिजली का फीस रोजाना 1 लाख रुपए आता था, जब वो बढ़ गया तो उसके बाद बिजली कनेक्शन कट हो गया, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री फिर बहाल नहीं हो पाई है। ये इश्तियाक द्राबू का कहना है। जेके सीमेंट में जो ये प्रॉफिटेबल यूनिट था, ये नेगेटिव ये नहीं, पिछले कुछ 5-6 साल से इसको कुछ जब मैं था मेरे पहले से ही ऑलरेडी ये
ऑलमोस्ट मतलब बंद हो चुका था। मैंने बहुत कोशिश की चलाने की। मैंने सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से भी ऑफिसर्स लाए, उनको बोला कि इसका नया मुझे रिवाइवल प्लान दे दो। पर मैंने वो प्लान भी सेंक्शन करवाया ऑलमोस्ट, लेकिन फिर मुलाजिमों की वजह, कुछ मुलाजिम ऐसे थे जो ये नहीं चाहते थे कि ये प्लांट चले, खासकर जो इनमें 2-3 यूनियंस थे इनके, वो मतलब ये नहीं चाहते थे कि ये प्लांट पूरा अच्छी तरह से चलना चाहिए। लेकिन अगर मुलाजिम ज़्यादा भी थे, मैंने कुछ मुलाजिमों को बाहर भी निकाला। 1 करोड़ प्लस सैलरी थी मुलाजिम पर मंथ की, एज कम्पेयर अदर जो बाकी फैक्ट्रियाँ हैं उनको। मगर हमारा यूनिट फिर भी प्रॉफिट में था पहले, तो हम डिविडेंड देते थे गवर्नमेंट को। ये अचानक लॉस में पड़ गए बिकॉज ऑफ कुछ रीज़न। फैक्ट्री बंद हो गई, बहुत देर फैक्ट्री बंद हो गई, हालात भी ऐसे हो गए कि कर्फ्यू हो गया उसमें, उसकी वजह से भी इसमें पर डे इसका बिजली फीस है लाख प्लस, 1 लाख रुपया पर डे। जब बिजली का ही 17 करोड़ रुपया बिल आ गई, तो फिर बिजली वाले ने कनेक्शन काटा, तो वी कुड नॉट ऑपरेट द यूनिट। तो इधर से फिर फंडिंग भी, जो हमारा वर्किंग कैपिटल भी कुछ नहीं था, दैट बिकेम द काज ऑफ आवर क्लोजर। तो अदरवाइज ये फैक्ट्री जो थी, अगर इसमें पैसा आ जाता तो मुमकिन था कि ये चल जाती अच्छी तरह से चलाते तो। लेकिन अब गवर्नमेंट का डिसीजन है, मैं क्या कर सकता हूँ। उसमें गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि इसको ग्लोबल टेंडर उन्होंने निकाला। चलिए अगली और आखिरी खबर में बात करते हैं हांजुरा की। हांजुरा तहसील चाडुरा का वो इलाका है जहां पर अक्सर आबादी ज़री ज़मीन के साथ वाबस्ता है, और यहां नौहार से हांजुरा तक एक नदी आती है जिसे दहगाम कोल या दोहगिन कोल कहते हैं। यहाँ इस कोल में, इस नदी में पीएचई लाइन भी है। लोगों ने इसे एनक्रोच भी किया है, लोगों ने इसमें फुजला भी डाला हुआ है। नतीजा ये है कि ये नदी जो है ये भर आई है, ये फुली ऑक्यूपाई हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, कुछ एक जगहों पर ये दे सकते हैं आप। लोगों ने इस पर पुल भी बनाए हैं, रास्ते भी बनाए हैं। बिल्कुल ये नदी जो है ये चौक है, और यहाँ पानी 2014 से नहीं आ रहा है। लोगों ने, यानी हांजुरा के लोग, उन लोगों ने आज एहतजाज किया जिनकी ज़रई ज़मीन इसी नदी पर मुनहसर है, और उन्होंने एहतजाज में कहा है कि साल 2014 से इस नदी में पानी ही नहीं आया है, और ना ही इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने इसे रेस्टोर करने की कोशिश की। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये आंगन बने हैं इसी नदी पर, और इन मकामी लोगों का कहना है कि हमने आज तक कई बार मुत्तलिका डिपार्टमेंट जो इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल है उनकी नोटिस में लाया है, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। उनकी प्रायोरिटीज कुछ और है, और वो एक ऐसा इदारा बन चुका है, एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि चाडुरा के अंदर ये इन मामलों के अंदर मुलविस है कि ये कैसे ऑक्यूपाई हो जाए, और उसके बाद इसकी रेस्टोरेशन के लिए ना कोई काम होता है, और ना ही इसकी एनक्रोचमेंट हटाने के लिए ये डिपार्टमेंट यहां पर कोई काम कर रहा है। मकामी लोग क्या कुछ कहते हैं, आइए पहले उन्हीं का देखते हैं। हांजुरा पे आमुत योर गाड़ों पर वुनकन कती ओतर 4-5 दह ब्रोट योर नजर कोल वो ये कोल तती कि ना काल वन डिपार्टमेंट तुम सुबह इरिगेशन डिपार्टमेंट आमुत तम बगैर त्रावान निशाना योत कंस्ट्रक्शन तुल थोद ये कंस्ट्रक्शन थोद तुलन तम तुलान 2014 पे बेकार सोरे आब टोटली कहें जमीन बिहित फसल वरित कहें बाग दवा चगित कहें नवहार पे बराबर जमीन ताब होंदरिस बोन तम कहन शुमनाग मुकाम कर गुजारिश कि LG एडमिनिस्ट्रेशनस अगर तुम अस नश पोस निवान सोन पोस पे तुम वन लोग फलान जाए कोर इत मगर लागान तुम कुछ जाए कहें तुम वो पान डाडुपरस मज हर कन तम बिल्कुल कोर्मुत मकान थोमुत तथ कोल पे अगर वह और खसान अस लोग लड़ाई कर लेख कड़ान कर कहें। चलिए हांजुरा के लोग कहते हैं कि जब हम ये कब्जा हटाने के लिए खुद जाते हैं या डिसलिटिंग के लिए इस नदी की सफाई के लिए खुद जाते हैं तो वहां पर हमें रोका जा रहा है, लोग हमें इजाजत नहीं देते हैं, लड़ाई करने के लिए आ जाते हैं। डिपार्टमेंट इसी चीज के लिए बना हुआ था। साल 2014 से इसमें पानी नहीं है, लेकिन लोगों को नोटिसें दी जाती है, खासतौर पर उन लोगों को जो इस नदी के साथ वाबस्ता थे और इनकी जमीन इस पर मुनहसर थी। उन्हें कहा जाता है कि आप आबियाना दीजिए। मकामी लोग क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। सहलाब आव 2014 मज दोपुक तह गो ये माफ ये अभियान तम पे जनाब आई गई कथा तो तम पे गो कोविड
सारी गई बेकार कह हेक काम दो कर मजूर दो कर मशगत कर कहें हेक कर तम पे दोक नसा तुह हेबू न पोस कहन रात जनाब आव चौकीदार पटवार मे जनाब 1700 रुपये बकाया तम पेमेंट करन वह कर आब गोस आसन गोस जमीनस क्या कमावन आब कुन तुम वो पाने कदम कुछ तावन पे यह LG सरकार तती करान तमिस LG साहबस नजर डलस कुन बेस परिमानस कुन नजर इधर हमने मुत्तलिका हुकाम के साथ भी ये मामला उठाया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल अम्बरीना अंजुम के साथ हमारी टीम ने ये मामला उठाया और उन्होंने कहा कि इस हवाले से उन्होंने जो है ये मामला उठाया हो और एक DPR भी बनाया हुआ है नाबार्ड के तहत और जब वो सबमिट किया जाएगा तो उसे सबमिट किया गया है ताहम अभी तक हम इसे रेस्टोर नहीं कर पाए, इसका उन्होंने एतराफ़ किया। हालांकि सवाल ये है कि जो एनक्रोचमेंट है वो हटाएगा कौन, जवाब कुछ और मिल रहा है। ये जो नौहार से कॉल निकल रही है इसको हम गामकोल बोलते हैं, जो नौहार से बराबर दहगाम तक जाती है। ये ब्रांच है कानेर कनाल की, कानेर कनाल जो दूधगंगा से निकलती है। अब ये जिस पोर्शन की बात कर रहे हैं वो नौहार से बराबर हांजोरा तक है, लगभग 3 किलोमीटर्स की इसमें लेंथ है और इस लेंथ में लोगों की जो मांग है बिल्कुल जायज़ है। वो कह रहे हैं कि ये कुछ सालों से ये कॉल जो है ये डिफेक्ट है, प्रॉपर सप्लाई नहीं कर पा रही है, इरिगेशन सप्लाईज नहीं हो पा रहे प्रॉपरली, तो उसके लिए डिपार्टमेंट ने जो है ये ऑलरेडी टेकअप किया हुआ था। जो मैं आपको बता रही थी कानेर कनाल का ये ब्रांच है, उसमें हमने DPR एक सबमिट किया था नाबार्ड के तहत, जिसमें अभी फंडिंग नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने लास्ट ईयर इसको कॉल को रेस्टोर करने के लिए हमने पार्टली इसमें कुछ काम किए, जिसमें हमने सुपर पैसेज बनाया, एक फ्लूम बनाया, कुछ अर्थवर्क वगैरह। तो नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।